हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप में से काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि वोटिंग के अंदर तो आप लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जस्ट बाय कॉपिंग स्किल्स को वोट किया था, लेकिन मैंने फिर भी इस सीरीज के ऊपर वीडियो डाल दी है। तो इसकी वजह ये थी कि उस सीरीज के अभी सिर्फ 2 चैप्टर्स ही मौजूद है और मैं उसका एक और 3rd चैप्टर रिलीज होने का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं तकरीबन 20 मिनट की एक वीडियो बना सकूँ, क्योंकि 2 चैप्टर्स में सिर्फ 14 मिनट तक की ही वीडियो बन सकती है। लेकिन इस सीरीज के थोड़े ज्यादा चैप्टर्स रिलीज हो गए थे, तो इसलिए मैंने इस सीरीज के ऊपर पहले वीडियो बना दी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काइगा इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल्स से बोल रहा होता है, तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम सभी लोगों को रैफेल के साथ मार डालूंगा। तो ये सुनकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ रैफेल बोलता है, काइगा क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे, और क्या तुमने सोचा भी है इस सब का अंजाम क्या होगा? और जरा मेरी इन डिसाइपल्स को देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इनमें से किसी भी पर्सन को तुमसे जरा भी डर लगता है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मुझे तमाम डिसाइपल्स को काइगा की इन बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता और वह सभी बहुत ही ज्यादा आराम के साथ बैठे हुए होते हैं। और इसी वक्त उन डिसाइपल्स में से एक पर्सन बोलता है, काइगा तुम बिल्कुल भी कूल नहीं हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी एक गोली के साथ ही तुम्हारे सर में एक बहुत ही बड़ा होल करके तुम्हें यहीं पर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन शायद इस वक्त सॉर्ड घोस्ट के मरने की वजह से तुम बहुत ही बड़े सदमे में हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि बुरा होता है, अगर तुम सब लोग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम सब लोगों की मुलाकात इतने टाइम बाद हुई है, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को काइगा को यहाँ पर वेलकम करना चाहिए था? लेकिन इसी वक्त एक और डिसाइपल बोलता है, क्या वेलकम, और वो भी इस कचरे का? मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी में हमेशा ही इसके खून की गंदी स्मेल आ रही हो। अब जल्दी करो, कोई पर्सन इस कचरे को यहाँ से साफ करो। और इसी के साथ हम काइगा को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों की बातें सुनकर बोल रहा होता है, शायद तुम लोगों में से यहाँ से कोई भी नहीं जाना चाहता, इसलिए अब तुम सब लोग मेरे साथ यहीं पर मरोगे। और इसी वक्त काइगा बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी वक्त हम देखेंगे कोई डिसाइपल बहुत ही तेजी के साथ काइगा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन काइगा ने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ वो डिसाइपल बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, तुमने यहाँ पर आते ही शोर मचाना स्टार्ट कर दिया है, क्या तुम जानते नहीं मेरे कानों को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तो ये बात सुनकर काइगा बोल रहा होता है, तुम जितना चाहो उतना स्माइल कर सकते हो, लेकिन जोहान शायद तुम ये बात नहीं जानते कि तुम्हें मारने के लिए मेरे ब्लड की सिर्फ एक बूंद ही काफी है। और इसी के साथ काइगा बहुत ही तेजी के साथ इस डिसाइपल जोहान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो डिसाइपल बहुत ही आसानी से काइगा की अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और इसी के साथ बोल रहा होता है, काइगा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे ब्लड को अपनी बॉडी के साथ टच होने दूंगा? लेकिन इसी वक्त हम देखेंगे काइगा बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जोहान के पीछे चला जाता है। और इसी के साथ काइगा सोच रहा हो, मुझे एक काफी अच्छी ओपनिंग मिल गई है और मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस वक्त काइगा जोहान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जोहान ने बिना देखे ही इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। और ये देखकर काइगा काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या आखिर इस पर्सन ने मेरे इस अटैक को बिना देखे डॉज कैसे कर लिया? और हम देखते हैं कि जब काइगा ने जोहान के ऊपर अटैक किया था तो उसके ब्लड की बूंदे हवा में उड़ती हुई सीधी जा रही होती है, जिन्हें कोई पर्सन अपने शील्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। और इसी वक्त वो इस शील्ड को काइगा के ऊपर थ्रो कर देता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन बहुत ही तेजी के साथ काइगा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही मसल मैन होता है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन काइगा को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच को लगते ही काइगा बहुत ही तेजी के साथ दीवार के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से काइगा काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसका एक और पंच मुझे लग गया तो मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, इसके पंचेस से मुझे खुद को बचाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ एक बार फिर से काइगा के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बहुत ही आसानी से अपने पैरों के साथ उस मसल मैन और काइगा दोनों को ही रोक देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह फाइट करना बंद करोगे? इस चीज में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, अब बस भी करो और फाइट करना बंद कर दो। लेकिन ये सुनकर वो मसल मैन बोलता है, थेडियस अपने पैर को मेरे हाथों से हटाओ वरना मैं तुम्हारे पैरों को ही उखाड़ दूं। तो ये सुनकर थेडियस बोल रहा होता है, गाइस प्लीज बस भी करो। तुम लोग देख सकते हो कि काइगा इस वक्त बहुत ही ज्यादा थका हुआ है और इस वक्त वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी है, और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो हमसे सॉर्ड घोस्ट का बदला लेना चाह रहा है। और अगर तुम सब लोग इससे फाइट करना ही चाहते हो तो क्यों ना हम लोग पहले इसे कंप्लीट रिकवर होने का टाइम दे दे। और इसी वक्त हम काइगा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, अनबिलीवेबल, इस मसल मैन का ये पंच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे नहीं लगा था कि मैं इस पंच को रोक पाऊंगा, लेकिन थेडियस ने बहुत ही आराम से अपनी लेग के साथ ही इस पंच को रोक
दिया और इसी के साथ काइगा सोच रहा होता है मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है और मैं यहाँ पर मौजूद इन लोगों में से किसी एक को भी नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बचकर निकलना होगा। और इसी के साथ हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि काइगा एक खिड़की को तोड़कर बहुत ही तेजी से यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा ऊंची जंप लगाकर इस जगह से निकल जाता है। और ये देखकर टेडियस बोल रहा होता है फिलिप, क्या तुम्हें सच में काइगा के ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स के साथ अटैक करना चाहिए था? वो बेचारा पहले ही इंजर्ड था और तुमने उसे और ज्यादा इंजर्ड कर दिया। तो ये सुनकर फिलिप बोल रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, वो यहाँ से सिर्फ तुम्हारी वजह से भाग पाया है, वरना मैं तो आज काइगा को यहीं पर किल करने वाला था। अब बताओ आगे क्या करना है, क्या हमें काइगा के पीछे जाना चाहिए? तो पेनिफर बोलता है तुम लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ काइगा इतनी आसानी से स्वॉर्ड कोस्ट को नहीं भूलने वाला और वो स्वॉर्ड कोस्ट का बदला लेने के लिए यहाँ पर जल्दी वापस आएगा। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अब तमाम डिसाइपल्स इस जगह से जा चुके होते हैं और अब यहाँ पर पेनिफर और जोहान मौजूद होते हैं। और इसी के साथ पेनिफर बोल रहा होता है ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, सबसे पहले पीटर ने नेथानियल को किल कर दिया, जिसके बाद उसने हमारे एक सबसे बड़े सोर्स स्वॉर्ड कोस्ट की शिप को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटर ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि पीटर की हेल्प कर रहा है। और अगर मेरा शक सही है तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चोई युनचंग है। और मुझे इस चीज के बारे में कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ रूमर्स सुनी है कि लास्ट टाइम चोई युनचंग को स्वॉर्ड कोस्ट की शिप के ऊपर देखा गया था। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्वॉर्ड कोस्ट ने चोई युनचंग को अपनी शिप पर आने का प्रपोजल दिया था, लेकिन चोई युनचंग ने इसके लिए मना कर दिया था। जबकि मैंने भी चोई युनचंग को एक वेपन मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन उसने मुझसे ये कर मना कर दिया कि वो एक बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पेनिफर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वह हंसते हुए बोल रहा होता है तो चोई युनचंग, इसका साफ मतलब ये है कि वो पर्सन जो इतने टाइम से पीटर को सपोर्ट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। जिसके बाद पेनिफर जोहान से बोल रहा होता है कई सालों से डाहो ग्रुप के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है कि डाहो ग्रुप को मैं अपने कब्जे में ले लूं। तो जोहान तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये कर पाओगे? तो ये सुनकर जोहान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है पेनिफर आखिर ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? तो पेनिफर बोलता है अब इतने ज्यादा भोले भी मत बनो, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा पर्सन डिसाइपल गैब्रियल को किल कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि चोई युनचंग को किल करने में तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम होगी। और पेनिफर की ये बात सुनकर जोहान काफी ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है पेनिफर तुम सच में काफी ज्यादा एनोइंग हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ न्यूज पर बताया जा रहा होता है आज एक बहुत ही ज्यादा अजीब दुर्घटना हुई है और इसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डाहो ग्रुप की बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही बड़े अल्फाज में LPD लिखा हुआ होता है और इसी के साथ न्यूज में बताया जा रहा होता है कोई पर्सन इस बारे में नहीं जानता कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर इन वर्ड्स को किस पर्सन ने लिखा है और इन्हें किस तरीके से लिखा गया है। लेकिन सभी लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बिना किसी सपोर्ट के इन वर्ड्स को लिखा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये न्यूज कोई और नहीं बल्कि पीटर और साइमन देख रहे होते हैं और साइमन बोल रहा होता है ब्रदर आखिर कैसा पॉसिबल है, क्या सच में किसी ह्यूमन ने इन वर्ड्स को उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा है? जबकि ये बिल्डिंग तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो आखिर उस पर्सन ने बिना किसी सपोर्ट के ये सब लिखा कैसे होगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जीवन भी मौजूद होती है और वो बोल रही होती है सीनियर मुझे लगता है कि ये काम किसी और पर्सन ने नहीं बल्कि ग्लोरी क्लब के करंट S रैंक असैसिन जोहान ने किया है, तो ग्लोरी क्लब के 12 न्यू डिसाइपल्स में से एक। तो ये बात सुनकर साइमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, वो पर्सन एक डिसाइपल है? तो ये सुनकर पीटर बोलता है जीवन ने बिल्कुल ठीक कहा है, आज से कई साल पहले उस पर्सन ने डिसाइपल जोहान को किल कर दिया था, जिसके बाद उसका टाइटल उस S रैंक असैसिन को दे दिया गया जिसका रियल नेम LPD है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर एक पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और वो बुरा होता है प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो, LPD मुझे किल कर देगा। उसने जब भी किसी पर्सन को वार्निंग दी है वो पर्सन कभी भी नहीं बच पाया है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं सर आप फिक्र मत कीजिए, हमने यहाँ पर ग्लोरी क्लब के डिसाइपल जोहान को बुला लिया है और हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत ही आसानी से आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ग्लोरी क्लब का डिसाइपल जोहान आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है योर हाइनेस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें जोहान के बारे में बताया जाता है कि जोहान की एज 59 ईयर ओल्ड है और आज तक जोहान 359 मिशंस को कंप्लीट कर चुका है और उसका सक्सेस रेट हमेशा ही 100% होता है। जिसके बाद जोहान चलता हुआ उस लड़के के पास आ जाता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है योर हाइनेस आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ये मिशन बहुत ही ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है आखिर इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? तो जोहान बोलता है योर हाइनेस ऐसा इसलिए है क्योंकि LPD
एलपीडे बहुत ही टाइम से आपके साथ ही मौजूद था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जोहान बहुत ही तेजी के साथ अपने डैगर के साथ वहाँ पर मौजूद एक बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड ने बहुत ही आसानी से इस डैगर को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, डिसाइपल जोहान, तुम तो सच में काफी ज्यादा शार्प हो, लेकिन आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर ही मौजूद हूँ। तो ये बात सुनकर डिसाइपल जोहान बोलता है, इसमें इतना ज्यादा हैरान होने की क्या बात है, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे मर्डर सौरा को महसूस कर लिया था और तुम्हारा मर्डर सौरा यहाँ पर मौजूद इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एलपीडे बहुत ही तेजी के साथ जंप करता हुआ इस जगह से पीछे हो जाता है और यहाँ पर मौजूद बॉडीगार्ड्स एलपीडे को देखकर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, जल्दी करो और इस पर्सन को पकड़ो, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ एलपीडे बोलता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं यहाँ से भागूंगा? मैं तो असलियत में कुछ और करने का सोच रहा था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो अपने पास मौजूद एक बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद तमाम लाइट स्विच ऑफ हो जाती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और ये सभी लोग चिल्ला इस वजह से रहे हैं क्योंकि एलपीडे बहुत ही तेजी के साथ इन सभी लोगों को किल कर रहा होता है। और इन लोगों के इतनी ज्यादा चिल्लाने की वजह से वो बच्चा काफी ज्यादा डर गया होता है। लेकिन डिसाइपल जोहान उससे बोलता है, हाइनेस प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जोहान यहाँ पर अपनी गन से कुछ बुलेट्स को शूट करता है और इसी वक्त वो जंप करके यहाँ से काफी ज्यादा आगे चला जाता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है, एलपीडे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर तुम मुझे मार पाओगे? शायद तुम जानते नहीं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन से मैं काफी टाइम गुजर चुका हूँ। और इसी के साथ जोहान ने अपने पास से कोई मशीन निकालकर उसे अपनी आंखों के ऊपर लगा लिया होता है और इसी के साथ वो अपने शूज को उतार रहा होता है। और ये देखकर एलपीडे बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम अपने शूज को उतार दोगे तो मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आएगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारी लोकेशन का पता कर सकता हूँ। और इसी के साथ जोहान सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कहाँ पर? मुझे इस पर्सन की आवाज तो आ रही है, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आखिर ये आवाज किस तरफ से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर्सन ने अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। लेकिन इसी वक्त जोहान काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि वो देखता है कि आसमान में एक डैगर उड़ रहा होता है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है। और ये देखकर जोहान सोच रहा होता है, मैंने अपने फेस के ऊपर ऐसी मशीन लगाई हुई है जिसके जरिए मैं बहुत ही आसानी से अंधेरे में किसी भी पर्सन को देख सकता हूँ, लेकिन इस मशीन के जरिए भी मैं यहाँ पर एलपीडे को नहीं देख पा रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एलपीडे जोहान के ऊपर अटैक करके उसकी मशीन को तोड़ देता है और इसी वक्त जोहान बहुत ही तेजी से अपने सामने वाले डायरेक्शन में गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा होता और जोहान सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन कहाँ पर गायब हो गया है? मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? और हम देखते हैं कि एलपीडे जोहान का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और वो बुरा होता है, क्या तुमने अपने 60 साल के करियर में कुछ भी नहीं सीखा है? तुम इतनी देर से हवा में ही गोलियां चला रहे हो, लेकिन तुम मेरी प्रेजेंस का बिल्कुल भी पता नहीं कर पाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडे बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ जोहान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि टाइम हो गया तुम्हारे मरने का। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन पीटर से बोल रहा होता है, ब्रदर, आखिर ये जीवन क्या कह रही है? क्या सच में वो एलपीडे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने हमारे ब्रदर जोहान को किल कर दिया था? जोहान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आखिर उसे वो असैसिन किल कैसे कर सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसी वक्त हम पीटर को देखते हैं जो कि उस लैपटॉप को क्लोज कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, ये बात बिल्कुल सच है कि जोहान को एलपीडे ने ही किल किया था और एलपीडे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ग्लोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन है। और एक और चीज, एलपीडे जब भी किसी जगह पर अपने निशान छोड़ता है तो उसका पहला निशान सिर्फ एक वार्निंग के लिए होता है, लेकिन इसी के साथ वो अपना एक सेकंड निशान भी छोड़ता है और एलपीडे का वो सेकंड निशान अपने टारगेट के बिल्कुल सामने होता है। और हम देखते हैं कि एलपीडे इस वक्त एक जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर उसने अपना सिंबल लिख दिया होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त जो युनचेंग के कमरे के अंदर ही मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साइमन जीवून से बोल रहा होता है, जीवून, शायद मेरा यह सवाल सुनकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, लेकिन क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो? तो जीवून बोलती है, हाँ पूछो, आखिर तुम क्या पूछना चाहते हो? तो साइमन जीवून के सामने हाथ हिलाते हुए बोलता है, क्या तुम सचमुच अंधी हो? तुमने बोला कि तुम एक बहुत बड़ी हैकर हो, लेकिन अगर तुम अंधी हो तो तुम ये लैपटॉप कैसे चला पा रही हो? तो साइमन की बात सुनकर जीवून बोलती है, साइमन तुम सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। और इसी के साथ वो अपने कानों पर से अपने बालों को हटाकर अपने कान में लगी हुई एक डिवाइस को दिखाते हुए बोलती है, मैंने अपने कान में जिस डिवाइस को
लगाया हुआ है। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई टेक डिवाइस है जो कि मेरे सामने होने वाली हर एक चीज को हर वक्त मुझे बताती रहती है। यहाँ तक कि लैपटॉप के ऊपर जो कुछ भी इस वक्त मौजूद है वो सब कुछ ये डिवाइस मुझे बता रही है। तो यह सुनकर साइमन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो जीवन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, जीवन अच्छा मुझे ये बताओ इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये मशीन तुम्हें इस बारे में बता रही है? तो सुनकर जीवन बोल रही होती है, साइमन मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, जब मेरा यह काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी इस मिडिल फिंगर को चाकू के साथ काट दूंगी। तो सुनकर साइमन बोल रहा होता है, अरे वाह ये डिवाइस तो सच में काफी अच्छे तरीके से काम करती है। और हम देखते हैं कि जीवन को इस वक्त साइमन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वह साइमन के पीठ पर थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देती है और इस चीज की वजह से साइमन काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जीवन बोल रही होती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, तो मुझे कभी भी सही से काम नहीं करने देते। और साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर प्लीज मुझे इस वुमैन से बचाओ, ये एक बार फिर से पागल हो गई है। जिसके बाद पीटर इन लोगों से बोलता है, क्या तुम दोनों खामोशी से बैठ सकते हो, मुझे तुम दोनों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। और हम देखते वो दोनों ही खामोशी से पीटर के पास आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद पीटर बोलता है, साइमन ये बात तुम जानते हो कि पेनिफर पुराने तमाम डिसाइपल्स को किल करना चाहता है और इस चीज का तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसने सबसे पहले मुझे टारगेट किया, जिसके बाद उसका सेकंड टारगेट तुम थे और लास्ट में डिसाइपल जोहान, जिसे आज से कई साल पहले ही राफेल ने एलपीडी के हाथों किल करवा दिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाकर बाकी तमाम डिसाइपल्स की तलाश करो और उन सभी को इकट्ठा करो। और अब हम उनमें से किसी को भी मरने नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ डिसाइपल्स नहीं है बल्कि वो हमारे ब्रदर और सिस्टर्स हैं। ये सुनकर साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर तुम फिक्र मत करो, मैं उन सभी लोगों को तलाश करके सही सलामत तुम तक लेकर आऊंगा। ऐसे इन लोगों की गाड़ी रुक जाती है और हम देखते हैं कि साइमन और पीटर दोनों ही आपस में हाथ मिला रहे होते हैं और इसी के साथ साइमन बोल रहा होता है, ब्रदर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त के लिए तुम सिर्फ एलपीडी पर ध्यान दो। और इसी के साथ साइमन वहाँ से जाते हुए बोलता है, इस बात को याद रखना कि तुम्हारे पास साइमन मौजूद है और जब भी तुम्हें साइमन की जरूरत हो साइमन तुम्हारी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा। इसी के साथ साइमन हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डाहो ग्रुप की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें इस बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते कि यहाँ पर किम और जीवन भी आ चुके होते हैं। और इसी के साथ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, किम फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो किम बोल रहा होता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पर मैं अपने साथ एक काफी बड़ी हैकर को भी लेकर आया हूँ और ये आपकी सिक्योरिटी को मैनेज करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। और जीवन बोल रही होती है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं किम की गार्डियन हूँ और मैं इसकी काफी अच्छी फ्रेंड भी हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सिक्योरिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करूंगी। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपने यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी में किम को भी बुलाया है, आखिर आप किम के ऊपर इतने ज्यादा श्योर कैसे हैं कि किम ही वो पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है? तो चो यून चंग बोलता है, मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से किम एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है और इतना ही नहीं बल्कि किम एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि किम ही एक ऐसा पर्सन है जो मुझे इस डेंजरस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकता है। और चो यून चंग की ऐसी बातें सुनकर पीटर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ चो यून चंग बोल रहा होता है, ये बात मैं जानता था कि एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जब पेनिफर मुझे मारकर मेरे डाहो ग्रुप के ऊपर कब्जा करने के बारे में ठान लेगा और इसलिए मैं एडवांस में ही इस सब की प्रिपरेशन कर रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चो यून चंग की मैनेजर पीटर के साथ चल रही होती है और उसे बता रही होती है कि मुझे लगता है कि चो यून चंग तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ए रैंक किलर पार्क सेंगडो को हराया था। लेकिन किम मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक मैंने एलपीडी के बारे में सुना है जो अपने ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से किल करता है और इसीलिए हमने यूरोप की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी टीम स्क्वाडो के साथ कांटेक्ट किया है और यहाँ पर उन लोगों की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 टीम आ चुकी है और वही टीम हमारे प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने वाली है और अब से तुम भी उन लोगों के साथ ही मिलकर काम करने वाले हो। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो मैनेजर किम को उस टीम के लीडर के पास ले आई होती है और इसी के साथ वो लीडर बोल रहा होता है, क्या ये बच्चा सच में ग्लोरी क्लब का एक असैसिन है? ये शक्ल से देखने में तो एक न्यू भी लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी जैकेट में से एक पेन को निकालकर बहुत ही तेजी के साथ किम की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किम ने बहुत ही आसानी से उस पेन को पकड़ लिया होता है और इसी के साथ किम इस पेन को अपनी जैकेट के अंदर रख लेता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है इसलिए ये पेन तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। और हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इस लड़के ने बहुत ही आसानी से मेरे थ्रो किए हुए पेन को पकड़ लिया। और इसी के साथ वो बोलता है, इस पेन को संभाल कर रखना, ये मेरा फेवरेट पेन है। और इसी के साथ वो अपनी टीम के साथ वहाँ से जा रहा होता है और वो किम से बोलता है, बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे काम के दरमियान में मत आना वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जीवन को देखते हैं जो कि
कि इस वक्त सिक्योरिटी टीम के साथ मौजूद होती है और उसने इस वक्त कैमरों के ऊपर नजर रखी हुई होती है। और इसी के साथ जीवन सोच रही होती है इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 370 पीपल्स मौजूद है और यहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा अलर्ट है और इस बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर के ऊपर बहुत ही ज्यादा कैमरास मौजूद है, जिनके जरिए अगर कोई भी पर्सन किसी भी जगह पर एंटर होता है तो उसके बारे में फौरन से पता चल जाएगा। इसी के साथ जीवन सोच रही होती है अगर देखा जाए तो यहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है कि यहाँ पर कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती, तो आखिर ये सभी लोग इतने ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं ये सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं अगर एलपीडे ने सचमुच डाहो ग्रुप को टारगेट किया है तो इस पूरे डाहो ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा और हम में से कोई भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि इन लोगों का लीडर है और वो बोलता है इडियट्स, अगर तुम लोग इसी तरीके से काम चोरी करते रहे तो एलपीडो तुम लोगों की नाक के नीचे से निकल जाएगा और फिर वो प्रेसिडेंट को ही नहीं बल्कि हम सभी को जान से मार डालेगा। अब काम चोरी करना बंद करो और कैमरास के ऊपर ध्यान दो। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मार्को है और ये भी इस कॉन्डो टीम का ही एक मेंबर है। और इसी के साथ ये इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद टीम 8 का लीडर है। जिसके बाद हम देखते कि मार्को जीवन के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है तुम सभी लोग सही तरीके से काम करो वरना ये ब्यूटीफुल लेडी हमारे बारे में क्या सोचेंगी, क्या हम लोग अपने काम पर ध्यान न देकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वो बोल रहा होता है हे ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी, क्या आखिर तुम क्या सोचती हो, अगर एलपीडे तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे कैसे पकड़ोगी। तो जीवन बोल रही होती है जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी पर्सन मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर मार्को बोल रहा होता है अरे बाप रे, ये ब्यूटीफुल लेडी तो काफी ज्यादा रूड है। ऐसे के साथ मार्को वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है दोस्तों तुम सभी लोगों में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यूरोप की नंबर 1 टीम है और यहाँ पर सिर्फ एलपीडो ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट किलर क्यों ना आ जाए हम लोग उसे पकड़ कर ही रहेंगे, इसलिए सभी लोग हिम्मत से काम करो। हमें एलपीडो को पकड़कर सभी को दिखाना है कि हमारी सिक्योरिटी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वक्त मार्को के पास एक पर्सन आता है जो कि उसे सिक्योरिटी लीडर से मिलने के लिए बोल रहा होता है, जिसके बाद मार्को उस पर्सन के साथ चला जाता है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए जीवन से बोलता है हे लेडी, जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो क्यों ना आज शाम का डिनर तुम मेरे साथ करो, अगर तुम मेरे साथ डिनर करोगी तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यह सुनकर जीवन बोल रही होती है शट अप एंड गेट लॉस्ट। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते कि सिक्योरिटी लीडर किम से बोल रहा होता है लड़के, क्या तुम जानते हो अगर तुम किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन क्या है। और इसी के साथ वो पर्सन किम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज तुम्हें चाहिए वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जिसके जरिए तुम किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को भी हरा सकते हो। तो इस पर्सन की ये बात सुनकर किम सोच रहा होता है इसने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम अपने एक्सपीरियंस के साथ किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या इसे सच में लगता है कि एलपीडो को पकड़ने के लिए इसका एक्सपीरियंस काफी होगा। और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है अगर मैं एलपीडो होता तो मैं जरूर कोई ऐसा तरीका सोचता जिसके जरिए कोई भी पर्सन मुझे ना पकड़ पाए और मैं बहुत ही आसानी से जाकर चोयन चेंग को किल कर दूं। मुझे बस एलपीडो की तरह सोचना होगा और मुझे पता चल जाएगा कि इस वक्त एलपीडो कहाँ पर है। और इसी वक्त यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है और गोलियों की आवाज सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए उस एरिया की तरफ जा रहे होते हैं। उसी टकले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि मार्को के साथ था और वो बोल रहा होता है सिक्योरिटी लीडर, यहाँ पर किस पर्सन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो सिक्योरिटी लीडर पूछ रहा होता है वो बॉडी किस पर्सन की है। तो वो पर्सन बोलता है सर, मैं इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि किसी ने इसके सर को ही काट दिया है। और ये सुनकर वो सिक्योरिटी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसी के साथ हमें उसके बैच के साथ पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मार्को था। इसी के साथ एक पर्सन अपने सिक्योरिटी लीडर से बोल रहा होता है सर, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी पर्सन एंटर नहीं हुआ है और यहाँ पर सभी हमारे लोग ही मौजूद हैं, तो आखिर इस पर्सन को किसने किल किया होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उस सिक्योरिटी लीडर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है शिट, हम यहाँ पर एलपीडो को पकड़ने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन ने हमारे किसी आदमी को किल कर दिया है। और इसी के साथ हम पीटर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है तो जैसा कि मैंने सोचा था एलपीडो पहले से ही इस बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद है। और इसी के साथ पीटर उस सिक्योरिटी लीडर से बोलता है तुम सभी लोग इस चीज को सोच रहे हो कि उस पर्सन को किसने किल किया है, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे किसी और ने नहीं बल्कि एलपीडो ने ही किल किया है। तो सुनकर वो सिक्योरिटी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है हे, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद वो पर्सन बहुत ही आसानी से इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गया है। तो ये सुनकर किम बोलता है मैंने ये
ये नहीं कहा कि वो पर्सन हम लोगों के सामने इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो पर्सन पहले से ही इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। और ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और इसी वक्त सभी लोगों के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया होता है और सभी लोग जब इस मैसेज को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है, जिसपे हम देख पा रहे होते हैं कि मार्को बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से भाग रहा होता है और वह इस वक्त किसी पर्सन से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अंधेरे के अंदर ले जाता है। और इसी के साथ कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि उस अंधेरे में से कोई पर्सन निकल कर बाहर आता है, जिसने अपने हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई होती है। और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि मार्को का सर होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है इस बिल्डिंग में से कोई भी पर्सन जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ उसके चेहरे पर लिखा हुआ होता है चलो ओल्ड मैन देखते हैं आखिर इस बार कौन जीता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस सिक्योरिटी लीडर ने किम को उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में किम से बोल रहा होता है तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्पिशियस हो और आखिर इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या एलपीडी हम लोगों के दरमियान में मौजूद है या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है जो एक पर्सन को इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होने से भी नहीं रोक पाई? और इसी के साथ सिक्योरिटी लीडर बोल रहा होता है लड़के तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, अगर यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा शक है तो वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तुमने इस सारी सिचुएशन को पहले ही गेस कर लिया था, लेकिन तुमने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। और इसीलिए अभी और इसी वक्त खुद को प्रूव करो कि तुम कोई धोखेबाज नहीं हो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसी के साथ वो सिक्योरिटी लीडर सोच रहा होता है मैं जानता हूँ ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जरा इसे देखो तो क्या इसे सच में लगता है कि अगर इसने एक बार भी मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम को इस वक्त इस सिक्योरिटी लीडर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसने इस सिक्योरिटी लीडर को मारने के लिए अपना पंच भी रेडी किया हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर चो यन चेंग की मैनेजर आ जाती है जो कि इन लोगों को फाइट करने से रोक देती है और वो सिक्योरिटी लीडर से बोल रही होती है अब वो किम के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है, किम मिस्टर प्रेसिडेंट का सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है। इसके बाद वो मैनेजर किम से बोल रही होती है किम अगर एलपीडी हम लोगों के दरमियान में ही मौजूद है तो ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और वो कभी भी प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किम बोल रहा होता है तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इस प्रॉब्लम को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते कि यहाँ पर जितना भी स्टाफ मौजूद होता है वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वे इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। और एक पर्सन बोल रहा होता है हम सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, एलपीडो हम सभी को किल कर देगा। और इसी के साथ एक पर्सन बोल रहा होता है कैप्टन मार्को को यहाँ से सेंचे लेकर गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंचे ने ही कैप्टन मार्को को किल किया है। ये सुनकर उसके साथ ही बोल रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि सेंचे बहुत ही टाइम से हम सभी लोगों के साथ काम कर रहा है और आखिर वो कैप्टन मार्को को क्यों किल करेगा? ये सब कुछ एलपीडी ने किया है और एलपीडी बहुत जल्द दूसरे लोगों को भी किल कर देगा। और इन लोगों को देखकर जीवन सोच रही होती है ये सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा पैनिक में है और इन सभी को लग रहा है कि ये सभी एलपीडी के हाथों मारे जाएंगे और इन्हें उससे डरना भी चाहिए क्योंकि वो पर्सन एक डिसाइबल है। और इसी के साथ जीवन सोच रही होती है हम लोग काफी टाइम से तमाम कैमरास को चेक कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे हम ये पता कर सकें कि एलपीडी इस बिल्डिंग के अंदर कब एंटर हुआ था। लेकिन इसके बाद एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है सभी लोग यहाँ पर देखो, क्या ये पर्सन एलपीडी है? और इसी के साथ हमें कैमरा में दिखाया जाता है कि दो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने एलपीडी खड़ा हुआ होता है और वो दोनों ही एलपीडी से बोल रहे होते हैं आखिर तुम कौन हो, अपने आप को सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। और इसी वक्त वो दोनों गार्ड्स उस पर्सन के ऊपर शूट कर देते हैं जिसकी वजह से वो पर्सन जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर वो दोनों कह रहे होते हैं ये पर्सन जमीन पर गिर गया है, क्या ये मर चुका है? लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बहुत ही तेजी से इन दोनों को ही उनकी गर्दन से पकड़ लेता है लेकिन कैमरा के अंदर कोई पर्सन नजर नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन उन दोनों को ही हवा में ऊपर उठा लेता है और उन्हें यहीं पर किल कर देता है। और ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि एलपीडी यहाँ पर किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ेगा और वो सभी लोगों को मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ हम जीवन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पर जितने भी कैमरास मौजूद है उनमें से कोई भी कैमरा ऐसा नहीं था जो कि साउंड को कैप्चर कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू कैमरास लगवा दिए थे जिनके जरिए हम लोगों की साउंड को भी सुन सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है जिस रिकॉर्डिंग के अंदर एलपीडी ने कैप्टन मार्को को किल किया था उस वीडियो में मार्को किसी पर्सन से डरता हुआ बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था लेकिन उसके चिल्लाने की हमें कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। एलपीडी ने इन दो बॉडीगार्ड्स को किल किया है तो इन बॉडीगार्ड्स के चिल्लाने की और गन के शूट करने की आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, तो आखिर इस सब का क्या मतलब है?
और इसे वक्त जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है व्हाट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वो आज की है ही नहीं, बल्कि वो अब से काफी ज्यादा घंटों पहले की है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवन बहुत ही तेजी के साथ चलते हुए उस फ्लोर पर आ चुकी होती है और वो चलते हुए पीटर के साथ बात कर रही होती है और वो बता रही होती है सीनियर, मैंने एलपीडी के बारे में कुछ पता लगाया है। एलपीडी काफी टाइम से मुझे कुछ मैसेज दे रहा था जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे एलपीडी के बारे में पता चल चुका है और वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जिसके अंदर एलपीडी ने मार्को को किल किया था वो रिकॉर्डिंग आज की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी रिकॉर्डिंग थी और इस रिकॉर्डिंग को जानबूझकर एलपीडी ने सभी लोगों के सामने आज शो किया है। सीनियर, क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है? इसका साफ मतलब ये है कि एलपीडी इतने टाइम से हम सब लोगों के साथ खेल खेल रहा है और हम उसके बारे में पता भी नहीं कर पाए, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ जीवन के पास से निकल जाता है, लेकिन उसने इस चीज में बिल्कुल भी साउंड नहीं की होती, लेकिन हम देखते हैं कि जीवन ने इस चीज को महसूस कर लिया होता है। इसी के साथ वो हंसते हुए बोलती है, बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम हवा की तरह मेरे पास से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पाऊंगी? और जीवन की ये बात सुनकर पीटर बोलता है, जीवन, क्या तुम ठीक हो? आखिर वो पर्सन कौन है? जल्दी मुझे अपनी लोकेशन बताओ। इसी के साथ जीवन बोलती है, सीनियर, मुझे लगता है मैंने एलपीडी को तलाश कर लिया और मैं इस वक्त बेसमेंट नंबर 1 वेस्ट हाईवे एरिया F में हूँ। तो सुनकर पीटर बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बस अपने आप को किसी प्रॉब्लम में मत डालना। और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर बहुत ही तेजी के साथ जीवन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसके सामने वो सिक्योरिटी लीडर आ जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने सुपरवाइजर को इसका जवाब देना चाहिए? तो पीटर बोलता है, इस वक्त के लिए मेरे सामने से हट जाओ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सुनकर लीडर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी मेरा शक तुम पर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी लीडर के कुछ और लोग भी आ चुके होते हैं और इसी के साथ सिक्योरिटी लीडर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, अब चुपचाप अपनी जगह पर दफा हो जाओ, वरना तुम्हें मेरे गुस्से को बर्दाश्त करना होगा। और हम देखते हैं कि इस वक्त पीटर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है और इसी के साथ वो सिक्योरिटी लीडर से बोलता है, तुम बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहे हो, अब मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ दूंगा। और ये सुनकर वो सिक्योरिटी लीडर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या कहा तूने? क्या तुझे सच में लगता है कि तू इतना ज्यादा स्ट्रांग है? अगर तुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे हराने के बाद तू यहाँ से जा सकता है तो क्यों ना तू एक ट्राई करके भी देख ले। और हम देखते हैं कि पीटर को इस वक्त इस पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब जीवन भी आ गई होती है। इसी के साथ वो बोल रही होती है, एलपीडी, तुम सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो, तुम बहुत टाइम पहले ही इस बिल्डिंग के अंदर आ गए थे, लेकिन कोई पर्सन इस चीज को नहीं जानता था और सभी लोग इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जबकि उन्हें इस चीज का पता भी नहीं था कि तुम तो उन लोगों के दरमियान में ही मौजूद हो। लेकिन मुझे इस बारे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। और मैं जानती हूँ कि सिक्योरिटी रूम में जानबूझकर तुम मुझे गुस्सा दिला रहे थे ताकि मैं तुम्हें नोटिस करूँ और मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ जाऊँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझ में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलपीडी भी मौजूद होता है और वो बोल रहा होता है, तुम एक ब्लाइंड लड़की हो लेकिन तुम फिर भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद है और इसी के साथ तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो। और ये सुनकर जीवन बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ, और आखिर तुमने उस कैप्टन मार्को का फेस अब भी अपने चेहरे के ऊपर क्यों लगाया हुआ है? क्या तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैंने तुम्हारे रियल फेस को देख लिया तो मैं इस बारे में लोगों को बता दूंगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वैसे भी अंधी हूँ और मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बता पाऊंगी। ये सुनकर मार्को स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरा रियल फेस देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसे शो जरूर करूंगा। इसी वक्त हम देखते हैं कि एलपीडी अपने चेहरे के ऊपर से उस मास्क को हटा देता है। इसी के साथ हमें एलपीडी के बारे में बताया जाता है जिसका कोड नेम जोहान है और उसका रियल नेम एलपीडी है और एलपीडी 28 साल का है। इसी के साथ एलपीडी एक डिसाइपल है। इसी वक्त एलपीडी चलते हुए जीवन की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें मेरा फेस कैसा लगा? तो जीवन बोल रही होती है, हाँ देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर थोड़े ज्यादा हैंडसम होते तो और भी अच्छा होता। लेकिन क्या अब तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुम मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे थे, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम बहुत ही आसानी से टारगेट कर सकते थे? तो एलपीडी बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम एक काफी ज्यादा अच्छी हैकर के साथ एक बहुत ही बढ़िया फाइटर भी हो, तो क्यों ना तुम अपने स्किल्स को मुझे शो करो कि तुम कितनी अच्छी फाइटर हो। तो ये सुनकर जीवन बोल रही होती है, वाओ, ये तो मेरे लिए कितनी ज्यादा हॉनर की बात है कि एक डिसाइपल मेरी स्किल्स को देखना चाहता है। अगर सच में तुम मेरी स्किल्स को देखना चाहते हो
तो मैं तुम्हें अपनी स्किल्स को शो जरूर करूंगी। और इसी के साथ जीवून सोच रही होती है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिर ये मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहता है। वेल इसका चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, मुझे इसे हराना होगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जीवून तमाम लाइट्स को ऑफ कर देती है और ये देखकर एलपीडी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैं जानता था इस लड़की का सबसे बड़ा वेपन डार्कनेस है, इसलिए इसने सबसे पहले इन लाइट्स को ही ऑफ कर दिया है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जीवून बहुत ही तेजी के साथ एलपीडी के सामने से गायब हो जाती है और ये देखकर एलपीडी बोल रहा होता है वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कुछ ऐसा करोगी। अब हम दोनों ही बिल्कुल सेम कंडीशन में हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डार्कनेस है जिसका तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा है। लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये ट्रिक मुझे हराने के लिए काफी है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जीवून बहुत ही तेजी के साथ एलपीडी के पीछे आ चुकी होती है और इसी वक्त वो अपनी स्टिक को जमीन के ऊपर मारती है जिसके जरिए फ्लोर के ऊपर काफी ज्यादा साउंड वेव्स पैदा हो रही होती है। और इसी के साथ जीवून बोल रही होती है क्या तुम जानते हो जब कोई ह्यूमन अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को खो देता है तो उसकी बाकी की सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं साफ अल्फाज में तुम्हें बताऊं कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम किसी अंधे पर्सन को है तो उस पर्सन के पास एक स्पेशल स्किल है जो कि है इको लोकेशन, जिसके जरिए हम बहुत ही आसानी से किसी भी पर्सन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और हम देखते हैं कि जीवून यहाँ पर अपनी इको लोकेशन स्किल को यूज कर रही होती है जिसके जरिए उसने बहुत ही आसानी से एलपीडी की लोकेशन का पता कर लिया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जीवून बहुत ही तेज रफ्तार के साथ एलपीडी के पीछे आ जाती है और इस वक्त वो एलपीडी के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देती है जिससे उसने एलपीडी को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। जिसके बाद एलपीडी बोलता है तुम कोई नॉर्मल फाइटर तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। कि इसका मतलब यह है कि तुम भी किसी किलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जीवून बहुत ही तेजी के साथ एलपीडी के ऊपर अटैक कर रही होती है और वो बोलती है अब तुम इस बारे में जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इसी वक्त जीवून अपनी स्टिक को बहुत ही जोर से एलपीडी के ऊपर थ्रो कर देती है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हम जीवून को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है मैंने ये अटैक अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ किया था, लेकिन मेरी स्टिक ने ना तो दीवार को टच किया है ना ही एलपीडी की बॉडी को टच किया है। इसका साफ मतलब ये है कि एलपीडी ने बहुत ही आराम से मेरी स्टिक को पकड़ लिया है। और हम देखते हैं कि एलपीडी ने जीवून की स्टिक को पकड़ा हुआ होता है और ये देखकर जीवून बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है अनबिलीवेबल, इस पर्सन ने मेरी इस अटैक को इतनी आराम से रोक लिया जैसे कि ये मुझे इतनी डार्कनेस में भी बहुत ही आसानी से देख पा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इसी के साथ एलपीडी बोलता है तुम इस वक्त यही सोच रही होगी कि आखिर मैंने इतनी आराम से तुम्हारे इस अटैक को कैसे रोक लिया, जबकि इतने अंधेरे में तो मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। लेकिन क्या मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं जिस दिन पैदा हुआ था मैं उसी दिन से अंधा हूँ। और ये सुनकर जीवून बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कह रही होती है व्हाट। इसी के साथ एलपीडी बोल रहा होता है तुमने बोला कि तुम्हारे पास एक स्किल है इको लोकेशन, जिसके जरिए तुम बहुत ही आसानी से किसी भी पर्सन की लोकेशन का पता कर सकती हो। लेकिन क्या तुम जानती हो अगर तुम इस स्किल को और भी बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर लो तो तुम इसके साथ क्या कुछ कर पाओगी। इसी वक्त हम देखते हैं कि एलपीडी ने यहाँ पर अपनी इको लोकेशन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि एलपीडी बहुत ही आसानी के साथ इस कमरे के अंदर मौजूद एक एक चीज को बहुत ही आसानी के साथ महसूस कर पा रहा होता है। और इसी के साथ जीवून बोलती है, जिसके बाद जीवून बोलती है मैं समझ चुकी हूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आखिर तुमने मुझे चूज क्यों किया जबकि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स मौजूद हैं। तो ये सुनकर एलपीडी बोलता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे अंधे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो एक बार दोबारा से हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं और इस बार इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि एलपीडी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ जीवून के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।